नमस्कार। एटलस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। उसी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है भारत के तटीय द्वीप कि भारत की तटीय सीमा पर कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। भारत की पश्चिमी सीमा तट पर कौन कौन से द्वीप स्थित हैं और भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। भारत दक्षिण में तीन ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम की तरफ है अरब महासागर और भारत के पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। गुजरात के तट के पास यहाँ खंभात की खाड़ी, यहाँ कच्छ की खाड़ी। तो आज हम जानते हैं भारत के तटीय द्वीप कि भारत के तट पर कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। पहले देखते हैं हम भारत के पूर्वी तट पर कि भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है पंबन द्वीप। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यह है पंबन द्वीप। यह तमिलनाडु के तट पर स्थित है। यहाँ पर पंबन द्वीप पर भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप के दक्षिणी छोर को धनुषकोटी कहा जाता है। धनुषकोटी से लेकर यहाँ पर श्रीलंका में जो तिलैया मैनार द्वीप स्थित है वहां तक राम सेतु स्थित है। कि पंबन द्वीप के दक्षिणी छोर को धनुषकोटी कहा जाता है और धनुषकोटी से श्रीलंका के तिलैया मैनार द्वीप तक राम सेतु स्थित है। फिर आता है यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के किनारे स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया है। फिर आते हैं हम उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा में चिल्का झील के किनारे व्हीलर द्वीप स्थित है, जिसका पहले नाम व्हीलर द्वीप था। अब इसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। उड़ीसा में ही यहाँ तटीय सीमा की ओर यहाँ पर चांदीपुर द्वीप स्थित है और चांदीपुर द्वीप में छोटी दूरी की मिसाइलों का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। व्हीलर द्वीप पर तो बड़ी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है और चांदीपुर द्वीप में छोटी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। फिर आगे देखते हैं हम पश्चिमी बंगाल। पूर्वी तट पर ही पश्चिमी बंगाल में दो द्वीप स्थित हैं, गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप। गंगा सागर द्वीप हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और न्यू मोर द्वीप सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण में पश्चिमी बंगाल में स्थित है। पश्चिमी न्यू मोर द्वीप का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए डेल्टाओं अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। फिर देखते हैं हम पश्चिमी तट पर कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं, सबसे पहले यहाँ ऊपर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं। तो सबसे ऊपर आता है यहाँ पर खड़िया बेट और अलिया बेट द्वीप जो कि गुजरात के तट पर स्थित है। यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच से नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी के मुहाने जो आकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और खंभात की खाड़ी में ही यहाँ पर खड़िया बेट और अलिया बेट द्वीप स्थित हैं। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए जाने जाते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं गुजरात के बाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यहाँ पर तटीय सीमा पर 3 द्वीप स्थित हैं। सबसे ऊपर है सालसेर द्वीप, फिर है बुच्चर द्वीप, फिर यहाँ सबसे नीचे आता है एलिफेंटा द्वीप। सालसेर द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। एलिफेंटा द्वीप भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में इसे मानते हैं। फिर नीचे आता है केरल में वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील के बीच में स्थित है। यहाँ पर केरल में वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील के बीच में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेम्बनाड झील एक लेंगुन झील है जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप में ही भारत का कोच्चि शिपयार्ड और नौसेना प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है जो कि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और यह बंगाल की खाड़ी, और भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। यह भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है। चलो आगे हम इन द्वीपों के विस्तार से वर्णन देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित द्वीप कि भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। सबसे पहले नीचे देखते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप पर भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल रामेश्वरम स्थित है कि पंबन द्वीप पर ही भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर धनुषकोटी कहलाता है। धनुषकोटी से श्रीलंका के तिलैया मन्नार द्वीप तक राम सेतु के अवशेष पाए जाते हैं कि पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर जिसे कि हम धनुषकोटी कहते हैं, धनुषकोटी से श्रीलंका के तिलैया मन्नार द्वीप तक राम सेतु के अवशेष पाए जाते हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कच्चा तिबू द्वीप एक विवादित द्वीप था। इस विवाद को समाप्त करके 1976 में इसे श्रीलंका को सौंप दिया गया। अब कच्चा तिबू द्वीप पर भारत का नियंत्रण नहीं है, अब ये श्रीलंका के अधिकार में आता है, जिसे 1976 में श्रीलंका को सौंपा गया था। फिर देखते हैं पाक जल संधि कि पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है तथा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है कि पाक जल संधि भारत को तो श्रीलंका से अलग करती है और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को एक दूसरे से जोड़ती है। श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के सामने स्थित है। आंध्र प्रदेश के तट के ऊपर जो पुलिकट झील स्थित है उसी के किनारे पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है कि हरिकोटा द्वीप के ऊपर इसरो के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया है। इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर की गई है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में की गई थी, बेंगलोर कर्नाटक। 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में की गई थी। फिर देखते हैं हम व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा की सीमा पर चिल्का झील के किनारे स्थित है। चिल्का झील के किनारे पर स्थित है। व्हीलर द्वीप अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप पर लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है कि व्हीलर द्वीप पर तो लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है और चांदीपुर द्वीप पर छोटी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। चांदीपुर द्वीप उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसके ऊपर छोटी दूरी की
की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। फिर आते हैं गंगा सागर द्वीप और न्यू मोरे द्वीप, ये दोनों पश्चिमी बंगाल में स्थित हैं। गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी बंगाल के तट पर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। न्यू मोरे द्वीप सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण में बांग्लादेश के तट पर एक विवादित द्वीप है। कि न्यू मोरे द्वीप गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से बना है, जो बांग्लादेश और भारत के मध्य एक विवादित द्वीप है, किंतु 2018 के बाद इसके विवाद को समाप्त कर दिया गया है। फिर देखते हैं भारत के पश्चिमी तट के पर स्थित द्वीप। जो ऊपर हमने द्वीप पढ़े हुए हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित द्वीप, और अब हम देखते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। सबसे पहले आता है अलियाबेट या खड़ियाबेट द्वीप। अलियाबेट एवं खड़ियाबेट द्वीप गुजरात के तट के समीप नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती हुई खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है, और खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर ही अलियाबेट और खड़ियाबेट द्वीप स्थित हैं। ये द्वीप पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कि अलियाबेट और खड़ियाबेट द्वीप पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार के रूप में जाने जाते हैं। फिर आता है महाराष्ट्र के तट पर स्थित द्वीप। महाराष्ट्र के तट पर सालसेर द्वीप, उच्चर द्वीप और एलिफेंटा द्वीप स्थित हैं। सालसेर द्वीप महाराष्ट्र के तट के समीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। इस द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। मुंबई शहर सालसेर द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई छोटे छोटे 7 द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। वैसे तो मुंबई सालसेर द्वीप के ऊपर बसा हुआ है, लेकिन अगर पूरा मुंबई का विस्तार देखा जाए तो मुंबई छोटे छोटे 7 द्वीपों के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। सालसेर द्वीप पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह मुंबई बंदरगाह स्थित है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कि मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और साथ ही सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी मुंबई बंदरगाह ही है, जो कि सालसेर द्वीप के ऊपर स्थित है। फिर देखते हैं बुच्चर द्वीप। बुच्चर द्वीप महाराष्ट्र के तट के समीप भारत का सबसे बड़ा बुच्चड़खाना है। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र के तट के समीप प्रमुख पर्यटन का केंद्र है। एलिफेंटा द्वीप जो कि महाराष्ट्र के तट के ऊपर स्थित है। फिर देखते हैं वेलिंगटन द्वीप। कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप केरल के तट पर वेम्बनाड झील के बीच में स्थित है। केरल में स्थित वेम्बनाड झील के बीच में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील के बीच में स्थित है, और वेम्बनाड झील एक लेगून झील है, जो भारत की सबसे लंबी झील है। वेलिंगटन द्वीप पर भारत का कोच्चि शिपयार्ड और नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं। भारत का कोच्चि शिपयार्ड और नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, और वेलिंगटन द्वीप केरल के तट पर वेम्बनाड झील के बीच में स्थित है। वेलिंगटन को कोच्चि से जोड़ने के लिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 966 भी स्थित है, जिसे पहले 47A के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके NH 966 भी रख दिया गया है। भारत के तटीय द्वीपों के जानने के बाद अगला हमारा टॉपिक है समुद्री सीमाओं का विभाजन। कि तट के बाद में जो समुद्र स्थित है, उस समुद्र का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, कि समुद्र में कहां से कहां तक कौन से देश का अधिकार होता है और कितना अधिकार होता है, और पूरे समुद्र पर किसका अधिकार होता है। तो ये जानने के लिए हम समुद्री सीमाओं का अलग अलग नामों से विभाजन करते हैं। तो देखते हैं इसे। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सागरीय क्षेत्र एवं समुद्री जलमार्ग आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते चले गए। कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले सागरीय क्षेत्र का और समुद्री जलमार्गों का कोई महत्व नहीं था। उसके बाद में इन सागरीय क्षेत्र और समुद्री जलमार्ग आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए।
सागरीय जल क्षेत्रों और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तब इस टकराव को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई, जिसे अनक्लोज 1982 के नाम से जाना जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो संधि की गई थी, उस अंतर्राष्ट्रीय संधि को अनक्लोज 1982 के नाम से जाना जाता है। अनक्लोज की फुल फॉर्म क्या होती है? अनक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ सीज, समुद्री कानूनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि। समुद्रों में दूरी मापने की इकाई को नॉटिकल मील के नाम से जाना जाता है, कि समुद्रों में जो हम दूरी मापते हैं उस दूरी को नॉटिकल मील के नाम से जाना जाता है। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर की दूरी होती है। अनक्लोज 1982 की संधि के तहत सागरीय क्षेत्रों को 5 वर्गों में बांटा गया, कि सागरीय जल क्षेत्रों और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण को लेकर जो राष्ट्रों में टकराव हो रहा था, उस टकराव को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो संधि की थी, उस संधि के तहत सागरीय क्षेत्रों को 5 वर्गों में विभाजित किया और सभी देशों के अधिकारों को सुनिश्चित किया कि कौन से क्षेत्र तक देश का कितना अधिकार होगा और उसके बाद आगे संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकार होगा। पहला आता है आंतरिक जल क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, संलग्न सीमा क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर या खुला सागर। भारत का समुद्री विस्तार, कि भारत का समुद्री विस्तार कितना है। सबसे पहले आती है ये आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है? कि किसी प्रायद्वीप या तट के से सागर की ओर निकले हुए जो टेढ़े मेढ़े स्थलखंड होते हैं, जैसे ये भारत का तट, जो ये टेढ़ा मेढ़ा तट है, उस टेढ़े मेढ़े स्थलखंडों को मिलाने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उस काल्पनिक रेखा को ही आधार रेखा कहा जाता है। उस आधार रेखा और इस टेढ़े मेढ़े तट के बीच में जो जल क्षेत्र है, इस जल क्षेत्र को आंतरिक जल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी को संलग्न सीमा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें किसी भी देश को सिर्फ 3 अधिकार होते हैं। बाकी अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के पास होते हैं। उन 3 अधिकारों में जैसे सीमा शुल्क वसूली का अधिकार उसी देश का होता है, वित्तीय अधिकार उसी देश का होता है कि वित्त के अगर कोई संसाधन है उसमें, तो उस संसाधनों का दोहन करके आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है वो देश, उस संसाधनों के ऊपर उसी देश का अधिकार होता है। और प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार भी उसी देश का होता है कि उस देश की साफ सफाई वो ही देश कराए उस 24 नॉटिकल मील की दूरी तक को, जिसे कि संलग्न सीमा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक विस्तार 176 नॉटिकल मील तक ही होता है, जिसका पर उस देश को संसाधनों का सर्वेक्षण, दोहन और संरक्षण का अधिकार दिया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का अधिकार भी उसी देश को दिया जाता है और कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार भी उसी देश को दिया जाता है। बाकी सभी अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के पास होते हैं। फिर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद का जो सागरी का विस्तृत भाग होता है
उसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अधिकार होता है। उस देश का उस पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। इस क्षेत्र में बाकी सभी देश को परिवहन की गतिविधि करने का अधिकार तो होता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है कि कोई भी देश इसमें परिवहन की गतिविधियां तो कर सकता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां नहीं कर सकता। आर्थिक गतिविधियां करने का अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के पास होता है। चलो आगे नोट्स के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले आती है आधार रेखा। आधार रेखा किसे कहते हैं? ये किसी प्रायद्वीप या तट से सागर की ओर निकले टेढ़े मेढ़े स्थलखंडों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आधार रेखा कहते हैं। कि किसी तट से सागर की ओर जो टेढ़ी मेढ़ी स्थलखंड होते हैं, उन टेढ़े मेढ़े स्थलखंडों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। और आधार रेखा से ही सागरीय क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है। फिर आता है आंतरिक जल क्षेत्र। कि आंतरिक जल क्षेत्र किसे कहते हैं और आंतरिक जल क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है? आधार रेखा और तट के मध्य का जल क्षेत्र आंतरिक जल क्षेत्र कहलाता है। कि आधार रेखा और जो टेढ़ा मेढ़ा तट होता है उसके बीच में जो जल क्षेत्र होता है उसे आंतरिक जल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस पर संबंधित देश का पूर्ण अधिकार होता है। कि आंतरिक जल क्षेत्र के ऊपर उसी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। इसके अंतर्गत नदी डेल्टा, लेगून, झीलें, एस्चुरी, जवार नदमुख या पश्च जल क्षेत्र आदि आते हैं। फिर आता है प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहलाता है। कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहलाता है। जिसे अगर हम किलोमीटर में जाने तो वो होता है 22.224 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर की दूरी होती है। नॉटिकल मील समुद्र की दूरी को मापने की इकाई को नॉटिकल मील के नाम से जाना जाता है। बाद में आता है संलग्न सीमा क्षेत्र। की संलग्न सीमा क्षेत्र किसे कहा जाता है? कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र संलग्न सीमा क्षेत्र कहलाता है। जिसे अगर किलोमीटर में जाने तो 44.448 किलोमीटर की दूरी। इस क्षेत्र में स्थायी सैन्य अड्डे स्थापित नहीं किए जाते। कि संलग्न सीमा क्षेत्र में स्थायी रूप से सैन्य अड्डे स्थापित नहीं किए जाते, लेकिन आकस्मिक स्थिति में इसमें सैन्य अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं किए जा सकते। संलग्न सीमा क्षेत्र के भाग में किसी भी देश को सिर्फ 3 अधिकार दिए गए हैं: सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, वित्तीय अधिकार और प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार। फिर आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक विस्तार 176 नॉटिकल मील तक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं: संसाधनों का दोहन, सर्वेक्षण और संरक्षण का अधिकार उसी देश का होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का भी अधिकार उस देश को दिया जाता है और कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार भी उस देश को दिया जाता है। फिर आता है खुला सागर या उच्च सागर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र से महासागरों की ओर विस्तृत भाग पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है। कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र से महासागरों की ओर का जो भाग बच जाता है उस भाग पर पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकार होता है, जिसे खुला सागर या उच्च सागर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में सभी देशों द्वारा परिवहन की गतिविधियां की जा सकती हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। कि उस क्षेत्र के ऊपर आर्थिक गतिविधियां करने का अधिकार सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ को होता है, बाकी किसी देश को नहीं होता है, और इस देश में केवल परिवहन की गतिविधियां ही करने का अधिकार दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ में हमारा भारत की आर्थिक की स्थिति और विस्तार का टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में देखेंगे हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, कि भारत को कितने भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है और उनके विस्तृत वर्णन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।